आज बात एक ऐसे कानूनी मामले की जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की रिहाई पर रोक लगा दी है। तो चलिए इस मामले की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि न्याय की इस लंबी लड़ाई में आखिर हुआ क्या। ये कोई मामूली अदालती फैसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है जिसने कुलदीप सेंगर को मिली उम्र कैद की सजा पर रोक लगा दी थी। समझिए कि ये एक ऐसा मोड़ है जो इस हाई प्रोफाइल केस की पूरी दिशा बदल सकता है। और इस फैसले का असर देखिए वो फौरन महसूस किया गया। उन्नाव रेप पीड़िता की बहन ने अपनी राहत जाहिर की और कहा कि उन्हें आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला है। ये बात हमें याद दिलाती है कि अदालती फैसले सिर्फ कानून की किताबें नहीं बदलते, बल्कि लोगों की जिंदगियों पर बहुत गहरा असर डालते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्या था हाई कोर्ट के फैसले में कि उसे चुनौती दी गई? और सबसे बड़ा सवाल, हाई कोर्ट ने सेंगर को रिहाई की इजाजत दी ही क्यों थी? आइए इसे समझते हैं। चलिए एक नज़र इस केस की टाइमलाइन पर डालते हैं कि ये मामला यहाँ तक पहुंचा कैसे। देखिए, अपराध हुआ 2017 में। दिसंबर 2019 में निचली अदालत ने सेंगर को दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा दी। लेकिन फिर 23 दिसंबर 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस सजा को सस्पेंड कर दिया और बस यहीं से सारा कानूनी विवाद खड़ा हो गया। तो हाई कोर्ट का तर्क क्या था? उनका कहना था कि कुलदीप सेंगर 7 साल और 5 महीने जेल में गुजार चुके थे, तो जब तक उनकी अपील पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक के लिए उनकी सजा को सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। यही वो दलील थी जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। लेकिन सीबीआई ने हाई कोर्ट के इस फैसले को ऐसे ही नहीं जाने दिया। वो इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची और यहीं से आप कह सकते हैं कि मामले ने एक बहुत ही नाटकीय मोड़ ले लिया। चलिए अब सीबीआई की उन दमदार दलीलों को देखते हैं जिन्होंने इस केस का रुख ही पलट कर रख दिया। सीबीआई की तरफ से जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी बात शुरू की तो उनका पहला वाक्य ही था, यह दहलाने वाला केस है। इस एक लाइन ने ही ये साफ कर दिया था कि सीबीआई इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही है। सीबीआई का जो पूरा केस था ना, वो 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा था। पहली दलील कि घटना के वक्त पीड़िता नाबालिग थी, जिससे ये मामला सीधे सीधे पॉक्सो एक्ट के तहत आता है। दूसरी, ये केस आईपीसी की धारा 376(2)(i के दायरे में है, जो किसी प्रभावशाली व्यक्ति से जुड़े अपराध की बात करती है। तीसरी और सबसे अहम दलील ये थी कि हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में लोक सेवक की परिभाषा को समझने में गलती की है। और आखिर में सीबीआई ने जोर दिया कि निचली अदालत ने सेंगर को संदेह से परे यानी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दोषी ठहराया था। और ये तथ्य बहुत ज्यादा मायने रखता है। घटना के समय पीड़िता की उम्र सिर्फ 15 साल और 10 महीने थी। ये एक ऐसी सच्चाई है जो केस के कानूनी पहलुओं को पूरी तरह बदल देती है, खासतौर पर पॉक्सो एक्ट के तहत, जो बना ही नाबालिगों को ऐसे गंभीर अपराधों से बचाने के लिए है। तो सीबीआई ने तो अपनी दलीलें रख दी। अब सवाल था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा। वो कौन सी अहम बातें थीं जिनके आधार पर हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया गया। चलिए अब इस मामले के सबसे दिलचस्प हिस्से पर चलते हैं। अब देखिए, इस पूरे मामले का जो सबसे बड़ा पेंच था वो एक शब्द में फंसा था, लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट। पॉक्सो एक्ट के तहत ये परिभाषा उन लोगों पर लागू होती है जो अधिकार के पद पर हैं, जैसे पुलिस, सेना या सरकारी अस्पताल के कर्मचारी। सीबीआई का कहना था कि एक प्रभावशाली विधायक होने के नाते सेंगर भी इसी परिभाषा में आते हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने ये बात नहीं मानी थी। और यहीं पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सोच का जो फर्क है वो एकदम साफ नजर आता है। हाई कोर्ट ने कहा कि एक विधायक पॉक्सो एक्ट के तहत लोक सेवक नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सीधा और तीखा सवाल पूछा, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि एक कांस्टेबल तो लोक सेवक है पर एक विधायक नहीं? इस एक सवाल ने हाई कोर्ट की पूरी दलील पर ही सवालिया निशान लगा दिया। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 4 बड़ी बातें थीं। पहली, हाई कोर्ट के आदेश पर फौरन रोक लगा दी गई। दूसरी, कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि क्या हाई कोर्ट ने प्रभावशाली व्यक्ति से जुड़ी आईपीसी की धारा को ठीक से परखा था। तीसरी, लोक सेवक की बहुत संकीर्ण परिभाषा पर सवाल उठाए गए। और चौथी और शायद सबसे अहम बात, कोर्ट ने कहा कि बेहतरीन जजों से भी गलती हो सकती है और इसीलिए न्यायिक समीक्षा हमारी कानूनी व्यवस्था का एक बहुत जरूरी हिस्सा। तो इस बड़े फैसले के बाद अब आगे क्या होगा, इसका तत्काल असर क्या है और ये कानूनी लड़ाई अब किस दिशा में जाएगी, आइए देखते हैं।
तो अभी के लिए स्थिति बिल्कुल साफ है, कुलदीप सेंगर जेल में ही रहेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई अब 4 हफ्ते बाद होगी। और ये याद रखना भी जरूरी है कि सेंगर सिर्फ इसी केस में सजा नहीं काट रहे हैं, बल्कि वो पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में भी 10 साल की सजा काट रहे हैं। और ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। कुलदीप सेंगर का केस इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि निचली अदालतों के फैसलों की ऊपरी अदालतों में समीक्षा होना, यानी जुडिशियल रिव्यू, कितना ज्यादा जरूरी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि न्याय को पक्का करने के लिए न्यायिक समीक्षा का ये सिद्धांत आखिर इतना अहम क्यों है। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इस केस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी पूरी न्याय व्यवस्था की बुनियाद से जुड़ा हुआ है।